हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इस सेशन में सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीरज पांडे। मध्य प्रदेश के पटवारी या एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए पंचायती राज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी टॉपिक को हम लोग यहां पर कवर अप कर रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन ये क्लास होती है। इसके पहले के जो टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं इसी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी सेशंस प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में क्या प्रावधान है पंचायती राज के गठन से लेकर के पंचायती राज की संरचना से लेकर के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, प्लस इसके अलावा ड्यूरेशन, रिजर्वेशन और प्लस इसके अलावा क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इनके बारे में सभी कुछ हम लोग विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट सेशन के रूप में, और इस शॉर्ट सेशन में 10 से 15 मिनट का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज से संबंधित कार्य, यानी कि पंचायतों के कार्य, कौन कौन से कार्य पंचायतें कर सकती हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के संबंध में। सिर्फ ग्राम पंचायत के संबंध में नहीं, बल्कि सभी ग्राम पंचायत यानी कि एट द लेवल ऑफ विलेज पंचायत, प्लस इसके साथ साथ आपका जनपद पंचायत या जिसे मध्य स्तरीय पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत कहते हैं, और साथ ही साथ जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, संविधान में क्या प्रावधान है उसके बारे में विशेष रूप से हम डिस्कस करेंगे। और एक बार कंप्लीट ये हमारे संवैधानिक प्रावधान, 1-2 क्लास और होंगी, इसके बाद संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट हो जाएंगे और फिर विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम इसी संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जो टॉपिक हैं ये ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, ये कवर्ड हैं, इनको हमें करने की आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी कवर्ड हैं। हमें करने की आवश्यकता किसे है, हमें करने की आवश्यकता जो टॉपिक्स हैं वो आज जो है हम डिस्कस करेंगे पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि पंचायतों के पास कौन कौन से पावर्स अवेलेबल हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका उत्तरदायित्व यानी उसके राइट्स क्या हैं, इसके बारे में हम तीनों डायमेंशन यानी कि शक्तियां, अधिकार और इसके अलावा उत्तरदायित्व, इन तीनों के संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो संविधान में प्रावधान क्या है, एक चीज महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पंचायतों की शक्तियां, कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के अनुच्छेद 243G यानी कि 243G में पंचायतों के कार्य, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के जो अधिकार हैं उससे संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243G, आर्टिकल नंबर 243G, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। इसमें यदि बात करें तो सवाल यह उठता है कि संविधान में क्या प्रावधान है, इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या दिया गया, मध्य प्रदेश के अधिनियम में क्या दिया गया है, और यह मध्य प्रदेश का अधिनियम क्या स्वतंत्र है कोई प्रोविजन डिसाइड करने के लिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान से समझना है आपको कि इस अधिनियम में क्या प्रोविजन दिया गया। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, The legislature of a state may by law endow the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self government। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेचर ऑफ a state यानी कि राज्य का विधानमंडल, ध्यान से समझिएगा, हमारे संविधान में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल यानी कि संबंधित राज्य, जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो मध्य प्रदेश राज्य का जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, और वो लेजिस्लेचर क्या है, विधानसभा और राज्यपाल को मिलकर के हमारे यहां पर एक सदनात्मक विधायिका है। इसी विधायिका की बात कर रही है कि यह विधायिका जो है, प्रत्येक राज्य की विधायिका को अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक राज्य की विधायिका कानून बना करके पंचायतों को कार्य प्रदान कर सकती है। लेकिन कैसे, कौन से कार्य, यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून बना करके पंचायतों को ऐसी शक्तियां, अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यह ध्यान से समझिएगा, यहां पर किसकी बात की गई है, शक्तियों की बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है, शक्तियां, और प्लस इसके अलावा अधिकार। और यहां पर किसकी बात की गई है, यहां पर कार्यों की बात की गई है। तो यहां पर कहा गया है कि पंचायतों के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, पंचायतों के कौन कौन से अधिकार होंगे, यह राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा। हां, इतना जरूर कहा गया है संविधान में कि पंचायतों को इतनी शक्तियां और इतने अधिकार प्रदान करेगा राज्य विधानमंडल जो उनको एक स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित कर सके, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से स्वशासी संस्था के रूप में बेहतर तरीके से कार्य कर सके। यानी कि इतने शक्तियां, इतने अधिकार
जो स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर सके, उन कार्यों को करने के लिए उसे शक्तियां और अधिकार राज्य का विधानमंडल प्रदान करेगा। संविधान नहीं प्रदान करता है, राज्य को यह जरूर कहता है, राज्य के लिए कहता है कि राज्य विधानमंडल निर्धारित कर सकता है। तो यह प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के ऊपर है। और हमारे यहां पर जो कानून बनाया गया इसके लिए वो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 है, जिसको हम संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कार्य में के लिए भी क्या कहा गया है कि इसी कानून में, इसी तरह के कानून में, यानी कि राज्य की विधायिका ही पंचायतों को उचित स्तर पर, उचित स्तर का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत के लिए, जनपद पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान हो सकते हैं। यानी कि कितनी शक्तियां, देखिए हमारे यहां पर केंद्र और राज्य सरकार दो प्रमुख रूप से सरकारें थी 1993 के पहले, और इवन आज भी प्रमुख रूप से दो ही सरकारें हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, कार्यों का वितरण है कि केंद्र सरकार कौन से कार्य कर सकती है, राज्य सरकार कौन से कार्य कर सकती है। साथ ही साथ ये चीज जो है, जो राज्यों को कार्य दिए गए हैं, उन कार्यों के लिए कहा गया है कि आपको कौन कौन से कार्य प्रदान करना है। यानी कि आप अपने हिस्से से जो आपके कार्य हैं उनको आप डिवॉल्व कर दें, यानी कि राज्यों, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दें। तो ये राज्य निर्धारित करेगा सॉरी, ये राज्य को शक्ति दी गई है आई एम सॉरी, ये राज्य को शक्ति दी गई है कि राज्य जो है कानून बना करके कौन कौन सी शक्तियां और कौन कौन से कार्य पंचायती राज संस्थाओं को देना है। आपको तीनों स्तर की पंचायतों के लिए वो आप कानून बना करके, विधि बना करके निर्धारित कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सच लॉ में कंटेन प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि कौन कौन से दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे गए हैं। पहली चीज कहा गया है कि आप प्रत्येक राज्य का विधानमंडल पंचायती राज संस्थाओं को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उनको कार्यों को करने के लिए सक्षम बना सके, यानी कि स्वशासित संस्थाओं के रूप में। साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाओं को ऐसे कार्य भी प्रदान करेगा, ऐसे कार्यों को स्थानांतरित करेगा जिससे कि जो आर्थिक विकास से संबंधित हो, जो सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी करने के लिए आवश्यक हो। दैट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय और विकास की योजनाओं को बनाने से संबंधित शक्तियां जो है पंचायतों को प्रदान की जा सकती हैं, यह बात यहां पर कही गई है। साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में उन योजनाओं सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के योजनाओं का कार्यान्वयन जो उसे सौंपा जा सकता है। मींस यहां पर कहा गया है कि भैया पहली चीज तो कहा गया कि आर्थिक विकास और सामाजिक योजनाओं को बनाने के लिए आप कार्य दे सकते हैं पंचायतों को। साथ ही साथ यह कहा गया है कि स्पष्ट रूप से ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं और इनमें से कहा गया कि इन 29 विषयों में से कुछ या सभी कार्य पंचायतों को आप प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं को बेहतर तरीके से पंचायती राज संस्थाएं क्रियान्वित कर सकें, उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों में से 29 विषय कहां पर दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में। इसका तात्पर्य हुआ कि 11वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए आर्टिकल, क्योंकि हर एक अनुसूची, हर एक जो शेड्यूल है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी न किसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल इसी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 243 जी से संबंधित है और इसमें स्पष्ट रूप से संविधान कहता है कि 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों 29 विषय जो दिए गए हैं, उन विषयों में से कुछ या सभी कार्य पंचायतों को दिए जा सकते हैं, लेकिन देगा कौन? ये राज्य की विधायिका तय करेगी, प्रत्येक राज्य की विधायिका तय करेगी। हां, इतना जरूर कहा गया है कि भैया आप उतनी शक्तियां, उतने कार्य, उतनी जिम्मेदारियां, उतने अधिकार पंचायतों को प्रदान कर दें जिससे कि वो एक स्वशासित संस्था के रूप में कार्य कर सके और आर्थिक विकास के से संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को बना करके क्रियान्वित बेहतर तरीके से कर सके। यह चीज यहां पर आर्टिकल नंबर 243 जी में कही गई है। अब ये
29 विषय कौन कौन से हैं 11वीं अनुसूची के, एक बार हम लोग 11वीं अनुसूची को भी देख लेते हैं। तो 29 विषय 11वीं अनुसूची में आपके सामने 29 सब्जेक्ट जो हमारी 11वीं अनुसूची में है वो आपके सामने, और वो कौन कौन से हैं यहां पर आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि कृषि और कृषि का विस्तार, इसके अलावा लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, प्लस इसके साथ साथ लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि भूमि सुधार, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। इसके अलावा माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन नहीं, सिंचाई के जो प्रोजेक्ट होते हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार के, एक तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं और एक बृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं पंचायती राज के लिए नहीं है, सूक्ष्म है, माइनर इरिगेशन है, ध्यान रखिएगा। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और वाटर सेट डेवलपमेंट यानी कि जल विभाजक क्षेत्र का विकास। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री यानी कि डेयरी और इसके साथ साथ मुर्गी पालन, प्लस इसके साथ साथ मछली पालन, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी एंड फार्म फॉरेस्ट्री, प्लस इसके साथ साथ लघु वन उपज यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्लस इसके साथ साथ लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज यानी कि जो बृहद उद्योग हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, वो लार्ज इंडस्ट्रीज इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज शामिल हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को, चूंकि वो कृषि से संबंधित है, पूरी तरह से रॉ मटेरियल कृषि पर बेस्ड होता है, तो ये आपका लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन यानी कि रूरल हाउसिंग, जैसे आप देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं, फंड तो ठीक है ऊपर से आता है, केंद्र सरकार से आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फंड जो है उसका किसके मकान बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें यानी कि पंचायतों के क्रियान्वयन के अंतर्गत हैं। तो ये चीज आपका क्या है, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, घरों घरों में सप्लाई के लिए अब यानी कि पेयजल की सुविधा की जा रही है। प्रत्येक राज्य के पंचायती क्षेत्र में अब जो है पूरा वाटर कनेक्शन जो है दिया जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ ईंधन और चारा यानी कि फ्यूल एंड फॉडर, पशुओं के लिए प्रमुख रूप से सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार माध्यम, या दैट मीन्स रोड्स, कल्वर्ट्स, प्लस इसके साथ साथ ब्रिजेज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण भी शामिल है, और अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यानी कि पेट्रोलियम वगैरह नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास वगैरह। प्लस इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन मींस आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, प्रमुख रूप से मींस कॉलेज एजुकेशन, यहां पर अंतर्गत प्राथमिक और या आपके जिसे हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहां पर शामिल है। यहां पर कॉलेज एजुकेशन शामिल नहीं, सॉरी कॉलेज एजुकेशन शामिल नहीं है। और प्लस इसके साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन जैसे कौशल विकास कार्यक्रम वगैरह। प्लस इसके अलावा अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मार्केट्स एंड फेयर्स, बाजार और मेले, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल है। साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग द वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों, दिव्यांगों, आप शब्द कर लेंगे यहां पर दिव्यांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड इन पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जिसे हम कोटा प्रणाली कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिटी एसेट्स यानी कि सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। तो ये 29 विषय हैं। इन 29 विषयों में से ये राज्य सरकार के ऊपर संविधान कहता है कि इन 29 विषयों पे, वैसे तो ये राज्य सरकार के कार्य हैं, पर राज्य सरकार हस्तांतरित कर सकती है। और कौन कौन से विषय हस्तांतरित करना है पंचायतों को, पंचायतों के प्रत्येक स्तर को ये राज्य सरकार विधि बना करके राज्य
विधि बना करके, कानून बना करके, यानी कि राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके इस चीज को निर्धारित करेगी और यह प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। तो हम जब मध्य प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन कौन से कार्य पंचायती राज संस्था, मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को कौन कौन से कार्य प्रदान किए गए हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए ये ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन जो है, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है 243G से 11 शेड्यूल रिलेटेड है। दूसरी चीज याद रखना है कि जो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है, 1 2 3 और फिर ABCD दे देगा। तो कौन कौन से विषय हैं आपको कुछ तो रट लेने हैं और कुछ आपको दिमाग में रखने हैं जिससे आप एलिमिनेट कर सकें, जब आपका पेपर हो तो उसमें ऑप्शन से एलिमिनेट कर सके कि ये तो नहीं होगा। जैसे मेजर इरिगेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, इस प्रकार के यदि होंगे तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर लेंगे। तो इनको एक बार पढ़ भी लेंगे, एक बार समझ भी लेंगे और साथ ही साथ कुछ उसमें से याद भी कर लेंगे कि कौन कौन से 11वीं अनुसूची के विषय हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाते हैं, तो आप इनको तैयार जरूर करके रखिएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए आज का मिस पंचायतों से संबंधित कार्य हो गए। अब एक दो टॉपिक हमारे और रह गए हैं, वो है पंचायतों से संबंधित, जैसे ऑडिट है, ऑडिट से संबंधित से प्रोविजन हमें पढ़ना है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या संविधान के प्रावधान है, प्लस इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के संबंध में संविधान के क्या प्रावधान है। ये चीज कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ही आएंगे। तो यानी कि एक दो क्लास और इसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विशेष रूप से हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये पीडीएफ आपको ध्यान रखना है, पीडीएफ आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सभी को पता है, एजुकेटर कम्युनिटी पर मिलेंगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेंगी। तो सभी लोग जाकर के ये गोल सेलेक्ट करना है आपको एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी के सेक्शन में जाकर के, और इस गोल के माध्यम से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ही सर्च करेंगे नीरज पांडे एमपीपीएससी कैटेगरी में नीरज पांडे सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आप फॉलो कर लेंगे और यहां से एजुकेटर कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ये PANDEY कोड यूज करेंगे। फ्री क्लासेस कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, 24 घंटे रिकॉर्डेड या लाइव। और इसके अलावा बैच कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेस जो है ये जैसे कंप्लीट बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर से, जिसमें मैं मेंस के लिए एथिक्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का पोर्शन लूंगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी टीम आपको प्री प्रेस मेंस का कंप्लीट एमपीपीएससी के लिए तैयारी करवाएगी। इसके साथ साथ आप जो है मेंस का 27 अक्टूबर से कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो एक स्ट्रक्चर में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। और मेरे जो प्लस कोर्सेस हैं, ये 2 प्लस कोर्सेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं। एक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्री और मेंस दोनों के लिए, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बाइलिंगुअल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपका पॉलिटिकल थिंकर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 7 बजे से। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ये रेफरल कोड है PANDEY, इस रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए अपने सब्सक्रिप्शन में PANDEY। और सबसे किफायती 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इस रेफरल कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है 1-to-1 मेंटरशिप के गाइडेंस के लिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, बक्स बाउंटी एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।